नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बजट से उम्मीदें बजट से इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और बजट से उम्मीद हर तबके के लोगों को रहता है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो उच्च वर्गीय हो, चाहे वो न्यून वर्गीय हो। हर लोगों को बजट से उम्मीद हर व्यक्ति को होती है कि इस बार का बजट उनके लिए क्या राहत लेकर आया है। कल निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलेंगी, वित्त मंत्री भारत सरकार की, और पिटारे से निकलेगा लोगों के लिए राहत भरी सांसों की बात, लोगों के लिए राहत भरी सांसें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मजबूत बजट प्रस्तुत करने की बात कही है। उन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना को 2047 तक पूरा करने का दावा किया है। कैसे होगा दावा पूरा, कैसे पहुंचेंगे विकसित भारत के उस आयाम तक जिसकी चर्चा पीएम खुद कर रहे हैं, समझेंगे अपने अतिथियों से। लेकिन उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, किस तरीके से बजट का निर्धारण होना है इस बार। मंगलवार को खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा। रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें। विकसित भारत पर बजट में होगा फोकस। पीएम ने कहा, हम कल मजबूत बजट लाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। आम बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। देश भर की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। बजट से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं। यह बजट साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने के लिए केंद्रित होगा। अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। बजट से उम्मीदें। बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीदें। सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में कर सकती है बदलाव। रियल एस्टेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बजट से काफी उम्मीदें। सरकार पीएलआई स्कीम के लिए नियम में कर सकती है बदलाव। 100 करोड़ की निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ तक लाने की उम्मीद। बजट से कृषि सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6,000 की जगह 8,000 करने की उम्मीद। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाए जाने की उम्मीद। कृषि उपकरणों पर भी भारी छूट मिलने की उम्मीद। महिला करदाताओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब ला सकती है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जो आंकड़े हम जुटा रहे हैं, उससे ये
समझ में आ रहा है कि बड़े बदलाव होने के संकेत हैं। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बड़े बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं, बड़े बदलाव की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन आर्थिक रूप से क्या हम इतने सहज, इतने संपन्न हैं अभी कि उन बड़े बदलावों की तरफ बढ़ सके? समझते एक बार अपने अतिथियों से, रुक करते हैं हमारे अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह साहब हैं। संजय साहब, स्वागत है आपका। बीजेपी से कमाल खान साहब हैं। कमाल जी, आपका भी स्वागत है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ आदित्य मल्होत्रा साहब हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बहुत जल्दी अर्थशास्त्री राजेश्वर नाथ साहब भी जुड़ जाएंगे, राजेश्वर दयाल साहब। उसके बाद हम चर्चा तकनीकी रूप से करेंगे। पहले एक बार जरा पॉलिटिकल एंगल समझ लें। बीजेपी से शुरू करते हैं। भाजपा से कमाल खान साहब है। कमाल खान साहब, पीएम का दावा है कि मजबूत बजट पेश करेंगे इस बार। जो बजट आएगा वो आम लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आएगा। 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट होगा। कैसे करेंगे ये? देखिए, इसका विकसित भारत के लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और 2047 में देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरा होगा और उसी के लेकर अभी से ही ऐसा नींव खड़ा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि जो 47 में ऐसा भारत हो कि दुनिया में अर्थ के साथ साथ हर चीज़ों में विकसित हो भारत। और इस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे और सबसे ज़्यादा चाहे कृषि पर हो, आपका मजदूरों के मामले हो, नौजवानों का हो, व्यापार सेक्टर में हो, टेक्सटाइल सेक्टर में हो, तो इस सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उस तरह का हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है कि इस बार मजबूत बजट हम पेश करने जा रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का है वो मील का पत्थर साबित हो। विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो, बीजेपी का दावा है। कांग्रेस का रुख करते हैं। संजय सिंह साहब हमारे साथ है। संजय सिंह साहब, क्या नजर आता है, किन सेक्टर्स में बदलाव की ज्यादा जरूरत है? जो सेक्टर्स हम बता रहे हैं, जिन सेक्टर्स में बजट से उम्मीदें की जा रही हैं, आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में भी बदलाव की बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कितना कारगर होगा, कितना धरातल पर उतर पाएगा ये जो तमाम उम्मीद और सपने हम बात कर रहे हैं जिनकी, क्या वो धरातल को छू पाएंगे? सबसे पहले तो आज जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 लोकसभा के पटल पर रखा गया जी, माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि जी। उनके द्वारा ही उस सर्वेक्षण के आंकड़े को रखा गया और बतलाया गया जी कि कुल 45% जो इस देश का श्रम बल है जी, वो कृषि पर आश्रित है। तो ये आंकड़ा जो है सर्वविदित है, हम भी जानते हैं, अर्थशास्त्री भी जानते हैं और हमारे देश के वित्त मंत्री भी हम लोग को बताई कि देश का जो सकल श्रम बल है उसका 45% कृषि पर आश्रित है। अब आपको एक और आंकड़ा हम देते हैं। भारत का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। भारत का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है, जो मनरेगा के मजदूर को जो मजदूरी मिलती है उससे भी कम होता है। ये आंकड़े सर कहां से मिले हैं? ये एनएसओ का डेटा है। एनएसओ का? एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ का एक डेटा है जो पब्लिश हुआ है, आप उसको देख सकते हैं फॉर रेफरेंस जी। तो एनएसओ का जो डेटा है उस डेटा में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि भारत का किसान का प्रति दिन का आय होता है 27 रुपया और ये मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं उनके भी मजदूरी से कम है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का लाल किले से एक भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 तक वो भारत के किसानों के आय को दोगुनी कर देंगे। निश्चित तौर पे ये नहीं हो पाया। अब हम लोग इसका प्रभाव देखते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है। जब आप ये कहते हैं कि 45% जो आपका श्रमिक बल है वो कृषि पर आधारित है,
तो इनका जब तक योगदान नहीं होगा लीजिए मल्होत्रा जी। जीडीपी की बढ़ोतरी में, तब तक आपका जीडीपी ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि घरेलू मांग जो होता है, डोमेस्टिक डिमांड जो होता है, वो कहाँ से आएगा? जी। डोमेस्टिक डिमांड आफ्टर ऑल इस देश के ही अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बाहर से तब आएगा जब हमारे यहाँ से निर्यात अधिक होगा, उस पर बाद में आएंगे हम। तो हमारा जो घरेलू मांग है वो घट रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत पिछड़ेपन है और कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। किसान की जो त्रासदी है वो आप जानते हैं, उसको विस्तार में भी हम चर्चा में नहीं लाना चाह रहे हैं। अब आते हैं हम लोग श्रम, जो आपका असंगठित क्षेत्र का है, इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपका जो भारत सरकार का ई श्रमिक पोर्टल है, आप भारत सरकार के ई श्रमिक पोर्टल पर जाएंगे तो पाएंगे कि 30 करोड़ श्रमिक अपने को उस पर रजिस्टर किए हुए हैं। 30 करोड़ श्रमिक जो रजिस्टर किए हैं वो अपना औसत आय 10,000 रुपया या उसके आसपास बतलाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आय है ये गरीबी सीमा रेखा के आसपास है या थोड़ा उसके ऊपर है। तो ये हो गया आपका असंगठित क्षेत्र की वो कहानी जो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका 90% जो श्रम बल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो असंगठित क्षेत्र में है। अब आते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण बात जो आपके साथ साझा करना जरूरी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात लगातार कम हो रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग को ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसका ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज होता यह है कि डॉलर का जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो लगातार घट रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरेलू निवेश, पूंजी निवेश की मैं बात कर रहा हूं, वो भी घट रहा है और विदेशी निवेश भी घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में जो एफडीआई है, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कम हुआ है जी। और जो घरेलू निवेश है जो उद्योग घरानों को कर रहा है वो भी कम हो रहा है। उसका कारण ये है कि ये अपने जो इनका जो कैपेसिटी है उसका ये 60-70% पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना डिमांड नहीं है इकोनॉमी में कि वो 100% कैपेसिटी को परफॉर्म करें। अब आप पूछ सकते हैं कि डिमांड क्यों नहीं है? इसलिए कि नेशनल सेविंग्स रेट लगातार घटा है। आरबीआई की रिपोर्ट आया है कि हमारे देश में जो बचत की एक पुरानी परंपरा थी वो लगातार कम हो रही, क्योंकि नया जनरेशन क्रेडिट कार्ड, हाउस लोन, ऑटोमोबाइल लोन लेकर इतना ज्यादा व्यय कर रहा है उस पर, और इतना लिबरल बैंक्स हो गए लोन देने में। जो दर होता है आय का, जो दर होता है इंटरेस्ट का, उतना रिजनेबल कर दिया गया है कि उनका जो टोटल अर्निंग्स है वो इंटरेस्ट रिपेमेंट और उसी के शेड्यूल में चला जाता है और सेविंग्स उनके पास नहीं रहता है। जल्दी खत्म करें। हाँ। तो सेविंग्स के नहीं होने से क्या होता है कि डिमांड इकोनॉमी में कम होता है। तो हमने एक पूरा तस्वीर रख दिया कि किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, वर्कफोर्स प्रोडक्टिव हो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूअस हो। नंबर 3 कि जॉबलेस इकोनॉमी नहीं हो, इकोनॉमी जॉब क्रिएट करे। यही मेरी मुख्य बातें थी। चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल साहब भी जुड़ गए। हरीश्वर दयाल साहब आपका बहुत स्वागत करते हैं। बीजेपी को हमने सुन लिया, बीजेपी कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर देंगे। कांग्रेस कह रहा है कि एनएसओ के डाटा के अनुसार भारत के किसान का प्रति माह का कमाई, प्रतिदिन की कमाई, माफ कीजिएगा, 27 रुपए प्रतिदिन की कमाई है भारत के किसान की। ये एनएसओ का डाटा बता रहे हैं संजय सिंह साहब। और विकसित भारत के लिए यह जरूरी है कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहें, एक आत्मनिर्भर देश बने। और जो डाटा बता रहे हैं कांग्रेस के संजय सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा आयात ज्यादा है और एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है। जो कल जो बजट प्रस्तुत होने जा रहा है उससे कई सेक्टर्स को कई सारी उम्मीदें हैं। आपको क्या नजर आता है, कल कैसा बजट आने जा रहा है सर? बैलेंस बजट आने जा रहा है, प्रॉफिटेबल बजट आने जा रहा है, या अनबैलेंस बजट आने जा रहा है? अगर आज के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें और उसमें जो दिशा दिखाई गई है, यूजुअली जो बजट होता है वो कहीं ना कहीं वो आर्थिक सर्वेक्षण को देख करके होता है।
तो अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो जो दिशा दिख रहा है उसमें लग रहा है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वह भी यह कह रहा है कि रोजगार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह रोजगार पर कह रहा है कि कई तरह की विपदा आ सकती है, जिसमें एआई की भी बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए हम लोगों को भविष्य में चिंतित होने की जरूरत है और उसके लिए उचित स्टेप्स भी लेने की जरूरत है। तो इसीलिए रोजगार बढ़ाने का मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने की काफी बात हुई है, अगर देखेंगे इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में, तो एमएसएमई के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा और यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही नहीं होगा, पॉलिसी डिसीजन के तहत भी होगा कि कहीं ना कहीं डीरेगुलेट करने की बात हो रही है इकोनॉमी को, ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करने की बात होगी। तो यह एक दूसरा मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण स्टेप यहाँ पर लिया जाएगा। एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है तो एग्रीकल्चर भी एक चिंता की विषय रहा है और ये एग्रीकल्चर में कई चीजें हैं जो कि किए जाने की जरूरत है, जिसमें कि एक कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज साइज होल्डिंग लगातार कम हो रहा है और उसके कारण क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ सकती है कृषि क्षेत्र की उतनी बढ़ नहीं पा रही है। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए भी कुछ न कुछ प्रयास किए जाएंगे और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ लग रहा है कि स्टेप्स लिया जाएगा, खास करके मार्केटिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इस बार जो रेनफॉल हुआ है, मानसून है, वह काफी डिफिशिएंट रहा है। 31% जगहों पर यह डिफिशिएंट रहा है और झारखंड उसमें से एक राज्य है जो कि दिख रहा है जहां पर कि डिफिशिएंट रेनफॉल हुआ है। बाकी सभी जगह में भी रेनफॉल थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन हमारे यहाँ लेट ही नहीं आया, डिफिशिएंट भी काफी ज्यादा है, अभी तक पूरी तरह से मानसून नहीं आ पाया है। तो ऐसे राज्यों के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी, कुछ राहत के कार्यक्रम या कुछ ऐसा है जो कि ड्राउट प्रूफिंग के जो मेजर्स होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके तरफ कुछ कार्यक्रम लिए जाने की जरूरत है, या ऐसे फसल को पर ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाने की जरूरत है या कुछ मेजर्स लिए जाने की जरूरत है जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट है, जैसे कि पल्सेस हैं। और यह एक है, इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है। इन्फ्लेशन खास करके अगर कुछ चीज़ों में देखें, जैसे कोर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है लेकिन फूड इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाने की उम्मीद है जो कि इस बजट में आएगा। कई सारी चीजें आपने बताई, कई सारी चीजें हैं जो इस बजट में आने की उम्मीदें हम लोग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स से आदित्य मल्होत्रा साहब भी हैं। आदित्य मल्होत्रा साहब, व्यवसायी जो होते हैं वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए इकोनॉमिकल आधार हम मान सकते हैं उनको। सबसे ज्यादा टैक्स पेबल होते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट करते हैं। अगर इंडिविजुअल्स को छोड़ दे तो उसके बाद सबसे ज्यादा व्यवसायियों से किसी भी राज्य का, किसी भी देश के विकास का आधार माना जाता है। पीएम कह रहे हैं एक मजबूत बजट पेश करेंगे। एक व्यवसायी होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके का बजट हो जो मजबूती की तरफ और अग्रसर करे, और व्यवसाय के वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी सबसे ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है, जिनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के सब दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से व्यवसायी वर्ग, उद्योग जो वर्ग है, बहुत उत्साह के साथ इस बजट को के इंतजार में है। हमें लगता है कि जो विकसित भारत का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब हर राज्य विकास करेगा। अभी हमारा जो राज्य झारखंड है वो अंतिम पायदान पे है। हमारे राज्यों को इस समय ज़रूरत है एक विशेष पैकेज की। हमें ज़रूरत है ऐसी नीतियों की जिससे यहाँ का जीडीपी ग्रोथ हो। हमारा ये मानना है कि जैसे पूर्व में यहाँ बड़े बड़े इकाई लगे, झारखंड में एक स्टील प्लांट की स्थापना होनी चाहिए। डिफेंस और रेलवे के बड़े बड़े संयंत्र लगने चाहिए, जिससे कि उसके आधार पे यहाँ पर एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का जाल बिछेगा और यहाँ रोजगार सृजन होगा। ऐसा भी है कि सरकार का जो सपना है कि अगर हर प्रदेश जब तक प्रगति नहीं करता है तो तभी वो विकसित भारत का सपना पूरा होता है।
आईटी के क्षेत्र में भी यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। जैसे जामतारा को देखा जाए तो वहाँ के युवक किसी भी रूप में किसी भी तरह से कम नहीं है। उनको अगर हम लोग एक बड़ी आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस हुआ, आपके टीसीएस हुआ, ऐसे बड़ी कंपनियां अगर यहाँ पर आती हैं झारखंड में, तो निश्चित रूप से इस तरह का जो ब्रेन है उसको एक सकारात्मक जगह में लगाया जा सकता है। हम लोग एमएसएमई को लेके बहुत आशावंत है और सरकार से आशा करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे कि एमएसएमई का हमारे प्रदेश में बढ़ावा हो। जैसा आप जानते हैं कि झारखंड जो है मिनरल रिच इकनॉमी है, 40% यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल बेस्ड एक इकनॉमी की स्थापना होनी चाहिए झारखंड में, एक ऐसा क्लस्टर बनना चाहिए जिससे फिनिश गुड्स भी यहाँ पर बनने शुरू हों। अभी यहाँ का जो मिनरल्स है वो अन्य राज्य में जाता है और वैल्यूड एडिशन होके वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो झारखंड में भी एक इस तरह का पॉलिसी अगर आए तो हमें लगता है कि क्यों नहीं हमारा जो प्रदेश है कई पायदान की छलांग लगाएगा, ऐसा हमें आशा है। जी, उद्योगों के विकास को लेकर तो बात चलती है, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं जो जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। सरकार की टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव को लेकर उम्मीदें हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। 100 करोड़ के निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ तक लाने की उम्मीदें हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त भी 6,000 से बढ़कर 8,000 होने की उम्मीद है। ये जो व्यवसायियों को जो उम्मीदें हैं, समस्याएं क्या आ रही हैं अभी वर्तमान बजट को लेकर? क्या व्यवसाय किसी तरीके की समस्या को महसूस कर रहे हैं जिनमें बदलाव चाहिए आप लोगों को? निश्चित रूप से आपने जो बातें कही अभी, इन सेक्टर्स में एग्रीकल्चर भी जो एक प्रमुख सेक्टर है, झारखंड की जो इकोनॉमी ऐसे माइनिंग बेस्ड है, तो इसके अलावा सेकंड में एग्रीकल्चर ही आता है। एग्रीकल्चर में कैसे हमारे किसान भाई हमारे जो हैं उनको किस तरह से हैंड होल्डिंग किया जाए, उनको किस तरह की स्कीम्स दी जाए, नए जो आयाम हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस इकोनॉमी और ड्रोन्स, इस तरह की चीज़ों को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान ज़्यादा खुशहाल होंगे और झारखंड प्रदेश जो है वो एक लंबी छलांग लगा पाएगा और हमारे यहाँ पर से एक्सपोर्ट का भी बढ़ावा होने की पूरी उम्मीद है। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर यहाँ पर अगर केंद्र की अच्छी पॉलिसी आती है तो यहाँ पर काफ़ी सारी इकाइयाँ आएंगी और मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है अभी झारखंड को। चलिए एक बार फिर हरीशलाल दयाल साहब का रुख करता हूँ। दयाल साहब, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूएनएसडी के जो आंकड़े बताते हैं 31 मई 2023 को प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय भारत की जो है 2014-15 में जहां 72,805 रुपए थी, वो बढ़कर 2023 में 22-23 में 98,374 रुपए हो गई। और इसको कहीं ना कहीं आप एक अर्थशास्त्री है, इसको एक आधार माना जाता है किसी भी देश के विकासशील होने का। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की आय देखते हैं, कृषि प्रधान देश है और 27 रुपए प्रतिदिन के आंकड़े आ रहे हैं सामने। ऐसे में एक विकसित भारत की परिकल्पना कितना आधार छुपाएगी? उसको देख लिया जाए। 27 रुपये आप जो कह रहे हैं आंकड़ा, वो प्रति व्यक्ति आय की जो आंकड़ा है वो औसत है, और यह औसत काफी चीजों को छुपाता है। जहां तक कृषकों के आय की बात है, मैं अभी तक उस आंकड़े को मैं देखा नहीं हूं। मैंने भी नहीं देखा, इसीलिए मैं आपसे वर्गवार आंकड़ा एनएसएसओ नहीं प्रोवाइड कर पाता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे वो आंकड़ा मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस आंकड़े पे बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रति व्यक्ति आय लंबे समय से, एक तो यह चूंकि औसत आय है, तो यह औसत का मतलब है कि बड़े लोगों के आय और गरीब लोगों के आय सभी को मिला करके है। जी। और आर्थिक विषमता हमारे यहाँ काफी अधिक है जी, और बल्कि कम नहीं हुई है, बढ़ी है ओवर द इयर्स। जी। तो इसलिए कुछ बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण गरीबी भी खत्म हो गई है और बाकी समस्याएं भी देश की खत्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, प्रति व्यक्ति आय ओवर द इयर्स बढ़ी है और कहीं ना कहीं देश के विकास का यह एक इंडिकेटर माना जाता है। जी, देश के विकास का एक इंडिकेटर जरूर माना जाता है और वो बढ़ी है। अब एक बार बीजेपी का रुख करता हूं, कमाल खान साहब का रुख करता हूं। विकसित होने के लिए किसी भी देश के एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक है, उनका उच्च होना जरूरी माना जाता है। कमाल खान साहब, अगर रैंक के लिए बात करें तो 3 मापदंडों का उपयोग किया जा सकता है: साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवा और समग्र शिक्षा बुनियादी ढांचा।
1990 में पहली बार एसडीआई लॉन्च किया गया था और तब से सालाना कुछ अपवादों के साथ जारी किया जाता है। अगर अब हम लोग भारत की बात करें तो अन्य सचेतकों पर स्कोर को एकत्रित करके निकालने के लिए 0.8 एसडीआई वाले देश को आमतौर पर अत्यधिक विकसित माना जाता है, जबकि 0.55 को सबसे न्यूनतम माना जाता है। ऐसे में भारत का 0.633 है, ना विकसित है ना न्यूनतम है। इसको विकास के पड़ाव पर लाने के क्या प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, कल के आपका बजट में आपको स्वयं पता चल जाएगा, लेकिन इस पर सरकार का पूर्ण रूप से जोर है कि भाई नौजवानों को शिक्षित करे, बच्चों को शिक्षित करे, और इस पर ज़्यादा आपका फोकस भी सरकार कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जैसे इसीलिए आपने कहा कि रियल एस्टेट या टेक्सटाइल से, जैसे और भी आप जैसे कि सीधे आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, राष्ट्रीय स्तर पर आप स्टेट वाइज की नौकरी भी होती है। कहीं ना कहीं जो व्यवसायी आपके बाजू में बैठे हैं, व्यवसाइयों के पास रोजगार के कई अवसर वही होते हैं। चीज मैं कह रहा हूँ, रोजगार तो सर हर स्तर पे रोजगार। नहीं, वही अब जैसे सड़कें बन रही है, अब सड़कें बन रही है, इतना पूरे हिंदुस्तान में बन रही है, तो उसमें भी तो लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब जैसे एक मामूली, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं आज के दिन में खराब, अब जैसे कि 11 आपका माइंस, यहाँ एक सोने का भी भंडार का आपका ऑक्शन होना है, टेंडर होना है झारखंड में, लेकिन झारखंड सरकार को जो केंद्र सरकार बराबर कह रही है कि इसको ऑक्शन कम से कम यहाँ भी तो 15-20 हजार, 11 माइंस अगर ऑक्शन चूना का है, सोना का है, कोयला का है और तांबा का भी है उसमें, तो ये सब आपका 11 आपका माइंस ऑक्शन हो जाते हैं, तो कितना लोगों के रोजगार, कम से कम हमको तो लगता है कि 25-30 हजार लोगों को नौकरी यहाँ के झारखंड के मिल सकता है। इसी तरह हर राज्यों के सेक्टर को हम लोग को सब मिलकर, ऐसी बात नहीं है कि मान लिया कि विपक्ष है तो तलवार उठा ले, सत्तारूढ़ दल है तो वो बंदूक उठा ले, ऐसी नहीं। जब देश का विकास है तो प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर हर सेक्टरों में, अब जैसे एजुकेशन में है, एजुकेशन हब भी बन सकता है झारखंड, जब हिमाचल प्रदेश आपका में क्या है वो बनता है अच्छा, तो हमको लगता है कि जितना आपका होना चाहिए झारखंड की राजधानी बनने के बाद, यहाँ पर अच्छे कॉलेज होना चाहिए और भी होना चाहिए, यहाँ अच्छे स्कूल। स्टेट और सेंट्रल की पॉलिसी पर बाद में बात करेंगे, पहले एक बार बजट पर बात कर ले, आंकड़ों को समझ ले। जा रहा था कि कल का बजट किसके लिए ज्यादा राहत देने वाला। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, कमाल खान साहब के पास चलते हैं, बात अधूरी रह गई थी। कमाल साहब जल्दी बात पूरी करें अपनी। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग झारखंड के हैं, तो इसी तरह सभी राज्यों को देश का चिंता करनी पड़ेगी। जैसे अब जैसे कि जब बिहार एक था, तो एक मामूली सा मैं मिसाल देता हूँ कि अब इंद्रपुरी बांध बना, जैसे पानी के लिए नहरें आपका, लेकिन एक हम देखते हैं कि सिर्फ आपका पलामू में आपका जपला और गढ़वा साइड है ये, फिर आपका फरक्का है, फरक्का में आपको बिहार का था, लेकिन पानी सब बंगाल, मैथन डैम है, सब पानी आपका वहाँ जाता है, क्या नाम है, बंगाल में, बिजली यहाँ है। तो अब तो चिंता झारखंड के लोगों को भी करनी पड़ेगी कि हम ऐसा डैम का निर्माण करें कि जो नदियों को बांध कर, कि जिससे कि पानी का, चूंकि यहाँ कि झारखंड इतना ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं ये राज्य सरकार के कर्तव्यों में निहित है। इसका मुझे जो फिलहाल दिखाई दे रहा है बजट इसमें अंश तक केंद्र सरकार, अब जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी खुले, तो आखिर HEC क्यों खुला था, बोकारो स्टील क्यों खुला, कि हर चीज साधन है झारखंड में। तो और यहाँ भी रेलवे का जैसे है,
ट्रेन का डब्बा बनाने का चित्रंजन में, तो इस तरह का होगा तो रोजगार भी सृजित होगा, सर, ये तो विकसित आपका राज्य भी होगा और विकसित भारत बनने में निश्चित मील का पत्थर आपका साबित होगा। छोटा छोटा रोजगार तब खुलेंगे जब बजट में रोजगार के लिए, बजट में व्यवसायियों के लिए आप वो प्रावधान लाएंगे। अगर आप यहाँ पे जो उद्योग बिठाएंगे उनके लिए प्रावधान रहेंगे, उनके लिए सहूलियत रहेगी, उनको एक तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में पिसकर कई उद्योग अभी भी नष्ट हो चुके हैं। ऐसा जो है कि जितना मोमेंटम झारखंड में घोषणा हुआ, जितना मोमेंटम झारखंड के दौरान घोषणा हुई, यहां तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आवंटित कर दिया गया साहब। और आज स्थिति यह है कि उद्योग विभाग के पास जमीन का डाटा ही नहीं है कि कौन सी जमीन किसको दी गई है, कितनी जमीन का आवंटन हुआ है। जब श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने डाटा मांगा जमीन का, तो उद्योग विभाग के अधिकारी बगले झांक रहे हैं, किसी के पास डाटा नहीं है। ऐसे में कैसे विकसित होगा झारखंड? यही है, कहां से रोजगार दे पाएंगे? लूट मचाए हुए यही डबल इंजन की सरकार रहती, यहाँ भी तो संभाल तो लेते सर। 14 से 19 तो आपने चलाया डबल इंजन की सरकार। हमने कितना समझौता किया था, हमारे अकबरदास जी ने कितना चिंता आपका किया। उसी तरह का हमको लगता है कि ये बजट भी आपका बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू पे कितने चुनाव निकालेंगे आप लोग? केंद्र में तो जनता चुन लेती है, लेकिन राज्य में जनता नकार देती है। ये तो राज्य की राजनीति करने वाले नेताओं को सोचना होगा कि कब तक केंद्र से और बाहर दूसरे राज्यों से बुलाकर, हेमंता बिस्वा शर्मा से, शिवराज सिंह चौहान से, कोई भी बाहर के राज्य के नेता जब आते हैं यहां बोलते हैं, उनके बोलने का असर और झारखंड के नेताओं के बोलने का असर, जनता किसको स्वीकारती है, ये तो राजनीति का अलग मुद्दा है। आता हूं उस पर कमाल खान साहब। एक बार संजय सिंह साहब का रुख करता हूं। संजय सिंह साहब, आपने श्रम बल सर्वेक्षण की बात की थी। श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार 2023 का डाटा बताता है कि महिलाओं की भागीदारी 23% थी, जो 2017 में वो 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई। PLFS के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शहरी महिलाओं के लिए महिला श्रम भागीदारी में 5% अंकों की वृद्धि हुई, ग्रामीण महिलाओं के लिए 14% की वृद्धि हुई। 22-23 में स्वरोजगार वाली महिलाओं का अनुपात बढ़कर 70% से भी अधिक हो गया। अब आप सर लिंगानुपात में आ जाइए। अगर आप उसमें भी आते हैं तो 952 से बढ़कर 982, 1000 पुरुषों पर करीब करीब महिलाओं की हो गई है संख्या। ऐसे में संजय सिंह साहब जल्दी बात पूरी कीजिएगा। ऐसे में कैसे आप ये कह रहे हैं कि रोजगार के और महिलाओं को प्रॉपर अवसर नहीं मिल रहा है? अवसर तो मिल रहा है, काम तो कर रही हैं, आंकड़े बता रहे हैं, डाटा बता रहे हैं। बात जल्दी पूरी कीजिएगा। हरीश्वर दयाल साहब हमारे साथ जूम से जुड़े हुए हैं, उनका समय मुझे लगता है कि 10-5 मिनट और बचा हुआ होगा। सर मैं तुरंत आ रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में एक डेटा है जी कि 18.3% अनपेड वर्कर्स हैं। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं इस पैनल में, वो आपको परिभाषित कर देंगे कि अनपेड वर्कर्स का मतलब क्या होता है। अनपेड वर्कर्स वो महिलाएं हैं जो गृहिणी के रूप में घर में काम कर रही है, उसके बदले में उनको कोई वेज नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल वर्कफोर्स जो आपका है, वो डेटा भी मैं आपको दे देता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण का ही डेटा है। वो टोटल 57.3% जो आपका वर्कफोर्स है, उसमें से 18.3% जो है वो अनपेड वर्कर्स है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 45% आपका कृषि क्षेत्र में है, 18% अनपेड है, और ये दोनों को मिला लीजिए तो एक बड़ा वर्कफोर्स। और ऊपर से मैंने कहा कि हमने कहा कि जो आपका पोर्टल है श्रमिकों के लिए, उसमें 30 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। चलिए अब हरीश्वर साहब से एक बार रुक करता हूं। 10,000 रुपए की उनकी बैटरी मुझे लगता है कि खत्म होने वाली है। हरीश्वर साहब क्या देखते हैं वर्तमान आने वाले, कल जो बजट पेश होगा 2000, इसके पहले जो बजट पेश हुआ था और आज कल जो बजट पेश होने वाला है, दोनों में मौलिक अंतर क्या नजर आने वाला है और झारखंड को इससे कितना फायदा कितना नुकसान देखते हैं सर? ये वाला बजट पूरे साल के लिए है और मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छे इसमें प्रावधान किए जाएंगे रोजगार बढ़ाने को, कृषि को सुदृढ़ करने को और MSME सेक्टर को, कि ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें की बात हो रही है कि इसको सुदृढ़ किया जाए जिससे कि इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि इससे मुझे काफ़ी उम्मीद है जी। और आगे आने वाला समय हो सकता है कि हम लोगों के लिए अच्छा
कुछ हो। सर, रोजगार बढ़ाने की बात तो हर बजट में रहती है, कमोबेश आप भी देख रहे होंगे काफी लंबे समय से रोजगार को लेकर हर सरकार गंभीरता तो दिखाती है, लेकिन जो आश्वासन होते हैं, जो दावे होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते सर। हाँ, रोजगार अगर देखा जाए तो कोविड के बाद से रोजगार में, कोविड में तो काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है इकोनॉमी, ये सेक्टर, खास करके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी अधिक है। तो इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और इसको किया जा सकता है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, जो कि कोशिश है कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा। और दूसरा है कि अगर मान लेते हैं थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया इकोनॉमी को, स्पेशली एमएसएमई को, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर अगर ग्रो करता है तो रोजगार बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वैसे क्षेत्र में जो कि लेबर इंटेंसिव क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव किया है थोड़े से पिछले कुछ समय से, तो वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि, चूँकि इस बार मौसम अच्छा नहीं रहा है, मॉनसून डेफिसिट अभी तक दिख रहा है, तो इस बार का खरीफ लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर रिलीफ की ज़रूरत होगी और फिर ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत होगी कि जहाँ पर कि सूखा के प्रभाव को कम किया जा सके और ऐसे फसलों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि सूखा होने पर भी अच्छी तरह से, जिसमें उपज हो सकता है, जिसके उपज कम नहीं हो। बिल्कुल दयाल साहब, और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस बात को लेकर गंभीर हैं। सुखाड़ के संकेत साफ मिल चुके हैं। कृषि मंत्री की बात करें, दीपिका पांडे जी की बात करें, सीएम की बात करें, हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई है और बैठक में लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर दिन की वर्षा का निरीक्षण किया जाए, उसकी गणना की जाए। साथ ही साथ आश्वासन तो यह दिया गया है कि किसानों को इस सुखाड़ से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने देगी सरकार अन्य विकल्पों पर भी गौर कर रही है, अन्य विकल्पों पर भी जोर दे रही है। बजट को लेकर जो आपने कहा, रोजगार को लेकर रोजगार सृजन वाला बजट होगा, कृषि बेस्ड होगा, एमएसएमई को मजबूत करने वाला बजट होगा। इसके अलावा उद्योगों को लेकर जो टेक्सटाइल को और रियल एस्टेट सेक्टर को, अन्य सेक्टर्स को जो उम्मीदें हैं, वो तो अब कल जब निर्मला ताई का पिटारा खुलेगा तो उसके अंदर से जिन्न निकलता है या राहत की सांसें देता है, ये कल देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हरीश्वर दयाल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय, अपना वक्त महत्वपूर्ण देने के लिए हमारे साथ। आप एक बार फिर अपने अतिथियों का रुख करते चलते आदित्य मल्होत्रा साहब के पास। आदित्य मल्होत्रा साहब, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर जो बातें कही हैं, उसमें पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस, ये तीन बातें महत्वपूर्ण तरीके से कही कि कल का जो बजट होगा वो देश का मजबूत बजट होगा और इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित रहेगा। कैसे देखते हैं इसको? अगर आप शेयर्स को देखें जी, तो आप देखिएगा कि अभी जो जिस तरह से उसमें उछाल है, ये निश्चित रूप से इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है, कैसे इकोनॉमी का रूप जो बड़ा हो। हम लोग चाहेंगे कि जीएसटी का सरलीकरण हो, ईज ऑफ जीएसटी का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पायदान में हम लोग कैसे अग्रसर हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज रोजगार सृजन करने की बात अगर है तो आप एमएसएमई और जो आप देखिएगा वही तबके के लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट एड्रेस करेगी और जिस तरह से अगर हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो किसी भी रूप से हम लोग आगे विकास नहीं कर पाएंगे। झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हमें उम्मीद है कि बंगाल और बिहार के तर्ज पे यहाँ मेमू ट्रेन्स चलाए जाएं, जिससे कि यहाँ पर जो है अपने प्रदेश, अपने राज्य के अंदर विकास की गति तेज हो। हमें और ये भी आशा है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बीच में एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो, जैसे रांची से रायपुर के बीच में हो। साथ ही साथ रेलवेज में अगर देखा जाए तो वंदे भारत रांची से रायपुर, रांची से भुवनेश्वर यथाशीघ्र यहाँ से चलाए जाएं, जिससे कि व्यवसाय और उद्योग जगत में बढ़ावा मिले, यहाँ से आने जाने में लोगों को और तेजी के साथ परिचालन हो सके। हमें ये भी आशा है कि आपके शिक्षा और हेल्थ केयर में आज हमारे झारखंड से लोग अन्य राज्य में कूच करते हैं और भारी मात्रा में यहाँ का राजस्व
अन्य राज्यों में जाता है। तो अगर हमारे प्रदेश में एम्स की तर्ज पे रांची और भी 2-3 एम्स अगर हमारे राज्य में स्थापित होते हैं तो यहाँ के लोगों को अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा में अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यूनिवर्सिटीज का सृजन हो तो उच्च शिक्षा के लिए लोगों को यहीं अपने राज्य में शिक्षा मिलेगी। उससे क्या होगा कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ के रोजगार के नए आयाम सृजन होंगे और निश्चित रूप से झारखंड और प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ेगा। चलिए, झारखंड और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। दो चीजें कही, संजय सिंह साहब को एक बार रुक करता हूं। संजय सिंह साहब, आदित्य मल्होत्रा साहब ने भी दो चीजें कही। एक कि शेयर मार्केट का अगर आप अभी की हालत देखें तो देखेंगे शेयर्स में उछाल है, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन मेरे जो आंकड़े बताते हैं कि शेयर मार्केट में आपने जो एफडीआई की बात कही, अगर आप देश का उसमें निवेश देखें, जो उसको कहते हैं एफडीआई, अपना भी एफडीआई का एक और शब्द आता है, अगर आपके ध्यान में हो तो बताएं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। उसमें भारत का निवेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से। जो बच्चे बेरोजगार हुए हैं, जो लड़के युवा बेरोजगार हुए हैं, लगातार अकाउंट्स जो है डीमेट अकाउंट्स, बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुले हैं और शेयर में निवेशक बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा भारत में। स्वास्थ्य पर उन्होंने बात कही। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जो खुदरा दुकानों पर मिलने वाली दवाओं, जनरल दवाएं और सर्जिकल उपकरण आदि कीमत पर उससे भी सस्ते बेचते हैं। 2014 में ऐसे लगभग 80 केंद्र थे, अब यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा है। एम्स की बात की आदित्य मल्होत्रा साहब ने, उन्होंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 700 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। तो काम तो हो रहा है सर। विकसित भारत की परिकल्पना का जो दावा किया जा रहा है उस पर उतरने का तो पीएम प्रयास कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। पहला यह है कि अगर स्टॉक मार्केट के बुएंसी को देखें हम लोग जी, आपने कहा कि डीमेट अकाउंट्स में वृद्धि हुआ जी, तो ये जो चिंता है इकोनॉमिक सर्वे में भी व्यक्त किया गया है कि एक बबल है, और ये बबल ऐसा है कि जो मनी इन्वेस्ट किया गया वो मनी आप जितना इन्वेस्ट करते हैं शेयर में वो स्टेबल बेसिकली इकोनॉमी में आपको रिटर्न्स देता है। लेकिन अगर इकोनॉमी दो कारणों से अगर अनस्टेबल हो, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे में ही ये मेंशन किया गया है कि एक इनस्टेबिलिटी बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हर बिजनेस में रहेगा। आप देख रहे हैं अभी विशेषकर आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं, आपको पता है यूक्रेन वार जो चल ही रहा है, पैलेस्टाइन वाला युद्ध चल रहा है, तो कमोडिटीज का जो इंपोर्ट हम करते हैं, कमोडिटीज का जो प्राइस होता है मतलब ऑयल इसेंशियली, तो उससे भी हम लोग इकोनॉमी इफेक्टेड होता है। दूसरी बात यह है कि आप देखे होंगे इस बात को अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ आर्थिक विकास जो हुआ है उसके साथ विषमता भी बढ़ी है। अभी हमारे विद्वान जो पैनलिस्ट हैं चैम्बर के, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समता मूलक ग्रोथ। अगर हमारा ग्रोथ छोड़ देता है उन लोगों को, उन वर्गों को जो समग्र विकास, सबको लेकर विकास, जो जिनको नहीं छू पा रहा, जैसे अभी आपको एक आंकड़ा दे दे, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बतलाता है कि 26% जनजातीय और 16% अनुसूचित जाति देश के अत्यंत गरीब श्रेणी में आते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 2% के पास 80% संपदा है देश की, और जो बड़ा हिस्सा है देश का वो विषमता का शिकार बन रहा है। चलिए इसी पर आ जाता हूं सर, अब वक्त क्योंकि कम है। कमाल खान साहब का रुख करता हूं। कमाल खान साहब, संजय सिंह साहब कह रहे हैं कि 80% के पास, देश के 80% लोगों के पास बड़ा हिस्सा है और 2% के पास 80% संपदा है। इनफैक्ट ये फिगर है एग्जैक्टली कि 99% ऑफ द करोड़पतिज आर इसेंशियली 2% ऑफ द इंडियंस। समझ गया मैं। मतलब कुल जो जनसंख्या उसका 2% जो लोग हैं उनके पास 80% रुपया है देश का, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं 98% जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय और इसमें बटे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। देखिए 10 साल में क्या सुधार किया आप लोगों ने? देखिए सर सत्ता में तो संजय सिंह साहब भी रहे 60 साल से ज्यादा, लेकिन आप लोगों ने 10 साल में क्या सुधारा? ये हम कह रहे हैं कि आपका हुजूर और मजूर ये जो है इसको भी पाटने का, और उसी पर जोर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आपका दे रहे कि हुजूर और मजूर को, यानी कि हुजूर भी नहीं रहे और मजूर भी नहीं रहे,
और मजूर भी रहे तो हुजूर भी नहीं कहलाए। और जब तक अर्थ का अभाव नहीं होगा और अर्थ का प्रभाव नहीं होगा, और इसी का हमारा अर्थ नीति भी है पार्टी का कि हम बराबरी समान बीच का नहीं। तो मुझे यह बताए कि ये जो 80% लोगों के पास बता रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पैसे का हिस्सा चला गया 2% लोगों, 2% व्यक्ति के पास, ये कैसे वापस आएगा? ये आएगा तभी तो इकोनॉमिक बैलेंस हो पाएगा। और क्या ये आने का कोई रास्ता है? आदित्य मल्होत्रा साहब, क्या आपको नजर आता है कहीं से कि ये पैसे वापस कैसे लाए जा सकते हैं? किसी के पास अगर पैसे वापस नहीं तो क्या वो ब्लैकमेलिंग के पैसे मानेंगे? नहीं, वो पैसा क्या दे देंगे क्या? नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि अगर अंबानी साहब के पास, अडानी साहब के पास पैसे हैं, आदित्य मल्होत्रा साहब हमारे मुझे लगता है कि किसके पास पैसे हैं उसको वापस लाने के बजाय हम लोग ये सोचें कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको कैसे हम लोग बेहतर अवसर दें, उनको कैसे हम लोग हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाएं। रोजगार के नए सृजन कैसे क्रिएट करें? रोजगार के देखिए नए सृजन करने के लिए एक बहुत बड़ी आयाम है स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जिसका अभी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 6 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन किया कि कैसे यहाँ के युवक स्वरोजगार करें, कैसे उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो सर्विसेज है, कैसे वो उसको सरकार उसका हैंड होल्डिंग करे और उनको वो स्वरोजगार मिले। साथ ही साथ वन संपदा जो है हमारे, अगर जो देखेंगे उसके आधार पे जो हमारी ग्रामीण लोग हैं उनकी आय हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें। जीएसटी के मामले में हम लोग की एक मांग रहेगी कि मोटर पार्ट्स उद्योग में आज जीएसटी को कम करने की आवश्यकता है, और उसके साथ जैसे हेलमेट्स हैं इसमें भी जो है जीएसटी का कम होना चाहिए, और एक देश एक कर के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को जो है जीएसटी के दायरे में उनको लाना अति आवश्यक है। चलिए, एक देश एक कर की बात, कमाल खान साहब वक्त समाप्त हो गया, मैं 2 मिनट आगे ही बढ़ गया हूं आप लोगों के साथ। बढ़ गए जी, कुछ नहीं बोलने को है। आपने बहुत कुछ बोला सर, बहुत कुछ बता दिया आपने, अब धन्यवाद देने को है। मैं बोलना ये चाह रहा था कि देखिए जहां तक 80% तो उनसे इन्वेस्ट कराएंगे। हाँ, करवाइए सर, और उनको रोजगार हम आपका देंगे, रोजगार लोगों को देने का आपका है तो ये करेंगे। और कंपनियों को हम छोटे छोटे आपका मान लिया कि उद्योग, अब जैसे यहाँ 118 कंपनी बंद हो गए। चलिए सर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि क्या है झारखंड में उद्योगों की स्थिति, इस पर ये विषय ही एक अलग है, इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो धन्यवाद देता हूं अपने अतिथियों को, बहुत धन्यवाद कमाल खान साहब को, भाजपा से कमाल खान साहब हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद कमाल खान साहब आपका। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ संजय सिंह साहब जुड़े थे, संजय सिंह साहब बहुत धन्यवाद आपका। नए नए आंकड़े आजकल आप भी लेकर आते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी आप रखते हैं, एनएसओ की जो जानकारी आपने बताई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। और बहुत धन्यवाद आदित्य मल्होत्रा साहब का, हमारे साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स से आदित्य मल्होत्रा साहब जुड़े थे, जिन्होंने व्यवसायियों की वास्तविक समस्याओं को बताया और व्यवसायियों को क्या चाहिए उस बजट में, क्या चाहिए सरकार से, यह भी उन्होंने खुलकर बताया। हमारे साथ हरीश्वर दयाल साहब भी जुड़े, जिन्होंने कल पेश होने वाले बजट की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के बाद वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं उसको बताया। तो निश्चित तौर पर जो हमारे आंकड़े थे कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने दावा किया था, पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस, इन 3 चीजों पर बेस्ड होगा कल का बजट। और निश्चित तौर पर एमएसएमई की बात करें, रोजगार की बात करें और किसानों की बात करें तो कल का बजट फायदा पहुंचाने वाला होगा। बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों को, सभी अतिथियों को बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।